Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस ओपन हो गया है असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। देखिए, एक पायनियर मूव है जहां पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विच इज़ द BTC इन असम इसने स्टैब्लिश करा है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है बिजनी, जो कि चिरांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि जो ह्यूमैनिटीज़ की जब हम बात करते हैं, जब हम सोसाइटल हैप्पीनेस की बात करते हैं, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना, जो कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूव है ये बच्चों के बीच में, या जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पीस को इस पूरे क्षेत्र में बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन है इस इंटरनेशनल स्कूल पीस एंड हैप्पीनेस का, ये यहाँ पर पहली बार पहले सप्ताह जनवरी 2024 में यहाँ पर रखा जाएगा। विजन यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक पीस बिल्डिंग और हैप्पीनेस प्रमोशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव को लेकर काम कर रहा है कि जहाँ पर हमारी फॉर्मल एजुकेशन केवल और केवल कुछ चीज़ों तक सीमित रह जाती है, वहीं फॉर्मल एजुकेशन में ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर आना, एक हमारी जनरेशनल पीस जो है उसको यहाँ पर लेकर आना, ताकि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं माइक्रो लेवल पर उनको दूर किया जा सके। साथ ही जो युवा हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको एक यूनिक एजुकेशनल अप्रोच प्रोवाइड करवाना, so that in future they can be a part of conflict resolution also। चलिए बात करते हैं, एक शब्द यहाँ पर था विच इज़ द BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की बात करें तो इसे आसान भाषा में हम कई बार बोडोलैंड बोलते हैं। एक ऑटोनोमस रीजन है जो कि असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर इस क्षेत्र की तो इसके अंदर 4 क्षेत्र यूजुअली आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नॉर्थ बैंक आ जाता है, फुट हिल्स ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और कम से कम 9000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। बोडोलैंड की बात करें तो इसको BTC यहाँ पर हैंडल करता है। एक बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर अ पीस एग्रीमेंट, जिसे 2003 में साइन किया गया था। एक ऑटोनॉमी है बोडोलैंड की जो यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड हुई थी विद अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट, जिसे 2020 में यहाँ पर साइन किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो बोडो, इंग्लिश, असामीज जैसी लैंग्वेजेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, एक जो डिमांड थी सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बोडोस के लिए और दूसरी प्लेन ट्राइब्स के लिए, उसकी यहाँ पर शुरुआत हमें देखने मिली थी 1967 में। 1967 से 1987 तक अगर हम जाएं, सो 1987 तक का टाइम पीरियड वो यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर बोडो स्टूडेंट यूनियन इनिशिएटेड बोडो मूवमेंट, और इसी की वजह से एक सेपरेट, आप बाद में देखेंगे, बोडोलैंड की शुरुआत हमें देखने के लिए मिली थी 1993 के बोडो अकॉर्ड के साथ। बोडोलैंड यहाँ पर नाम रखा गया, जो कि कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट स्पेलिंग यहाँ पर ली गई बोरो लोगों के लिए, जो कि यूजुअली अगर हम देखें तो दोआर रीजन, जो गोपालपारा कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रहते हुए हमें दिखाई देंगे। चलिए मैं एक मैप के थ्रू आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि कौन सा क्षेत्र है जो कि हम बोडोलैंड का क्षेत्र मानते हैं। सो दीज 4 एरियाज आर नोन एज बोडोलैंड, जिनके अंदर कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलांगुरु आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं पर चिरांग डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है ये स्कूल। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। जो वैश्विक कोयले की डिमांड है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी 2.3% 2026 तक। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है IEA विच इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा। देखिए, एक जो शिफ्ट है कहीं ना कहीं ये हमें देखने मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। एक डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी, स्पेशली अगर हम बात करें जिसके तहत जो अभी की डेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो 1.4% का एक इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है ग्लोबल कोल डिमांड में। उसका बहुत सारे रीज़न है। देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग
नेशंस हैं जो अभी भी यहाँ पर इसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया की बात करें, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड और दूसरी कंट्रीज अभी भी दे आर डिपेंडेंट ऑन दी कोल, वेयर एज जो आपको डेवलप्ड नेशन दिख रहे हैं इनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं। सो जैसे जैसे ये कंट्रीज यहाँ पर प्रोग्रेस करती जाएंगी, आईई के हिसाब से 2026 तक 8.5% का अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम 2.3% का एक डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ जो एक मॉडरेट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं सोलर्स की, फोटो वोल्टिक एनर्जीज की, या फिर हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक तरफ जब हम बात करते हैं कोल की, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एनर्जी रिसोर्स यहाँ पर ये हो जाता है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, साथ ही कहीं ना कहीं एक ये प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। कहीं ना कहीं एक जो प्रोजेक्शन यहाँ पर लगाया जा रहा है कि एक डिक्लाइन देखने मिलेगा, वहीं एक इंडिकेशन भी लगाया जा रहा है कि ग्लोबल कोल कंजम्पशन जो है ये यहाँ पर सप्रेस हो जाएगा बाय 8 बिलियन टन टिल 2026, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी गुड न्यूज़। क्योंकि जब कंजम्पशन कम होगा, देखिए जब डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी हमें कम देखने के लिए मिलेगा। रिडक्शन की बात करें तो एक अनबेटेड कोल यूज़ हमें देखने मिलेगा, जिसकी वजह से जो 1.5% डिग्री सेल्सियस का टारगेट है इसे भी कंप्लीट या अचीव किया जा सकता है। ओके, बात करते हैं हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, 1974 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगी और ये काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। बात करें अगर हम, तो ऑयल क्राइसिस जो कि 1973-74 में बहुत ही वृहद स्तर पर हमें देखने मिले थे, उससे निपटने के लिए और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आईईए को लेकर आया गया था। ओके, सो फाइनली 18 नवंबर 1974 को ये यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा, ताकि जो ऑयल एम्बार्गो है जिसे यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था, उसको नियंत्रण में लाया जा सके। इसी के तहत बाद में एक इंपॉर्टेंट एजेंसी बन जाएगी जो कि एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के मामले में काम करने लगी है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 31 मेंबर कंट्रीज हमें इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगी। वहीं अगर हम इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इन दी पेरिस, फ्रांस। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। इसको यहाँ पर एंडोर्स किया गया है राज्यसभा के द्वारा, जिसे किया गया था डिसम्बर 18, 2006 में। देखिए, एक लेजिस्लेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट को लेकर यहाँ पर इश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसको एक डेमोक्रेटिक नक्शा यहाँ पर दिया जा सके, एक बॉटम्स अप अप्रोच यहाँ पर ली जा सके, ताकि फॉरेस्ट गवर्नेंस के लिए, ताकि जितने भी चैलेंज हैं उनको यहाँ पर आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो हमें हिस्टोरिकल से, कॉलोनियल पीरियड से आज तक की डेट के फॉरेस्ट राइट को समझना होगा। देखिए, जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, ये ट्रेडिशनली माना जाता था कि इनके कस्टमरी राइट हैं फॉरेस्ट के ऊपर कॉलोनियल रूल के पहले। जो किंग्स थे या जो चीफ्समैन थे, जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई अपने अपने कुल के या ट्राइब के यहाँ पे नेता हैं, वो यहाँ पर उनके स्पेसिफिक राइट थे। लेकिन यूजुअली जो कम्युनिटीज़ थी ये एक साथ रहती थी। बाद में हमें टाइम पीरियड देखने मिला कॉलोनीज़ का, और बात आ जाएगी 1878 की, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर लाकर सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भाई प्रायोरिटाइज़ किया कि भाई इनको रेलवे चाहिए, रेलवे के लिए सिपर्स चाहिए हैं, कोचेस के लिए टिम्बर चाहिए है। सो टिम्बर और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दे स्टार्टेड ट्रीटिंग दीज लोकल कम्युनिटीज़ वेरी लाइक अ ट्रेस पासर, कि भाई आप तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हो घुमंतु, तुम तो हमें टैक्स भी नहीं देते हो और उस पे से जंगलों में आते हो और सारा टिम्बर वगैरह कलेक्ट करके ले जाते हो। सो दे हैव स्टार्टेड इम्पोजिंग दीज काइंड ऑफ एक्ट्स, सो दैट अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो बदले में तुम्हें या तो हमारे लिए काम करना होगा, स्लीपर लॉग्स बनाइए, और एल्स आप हमें टैक्स दीजिए। रिजल्ट इनटू व्हाट, कि
अब यहाँ पर आप देखिए इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, जो कि झूम कृषि थी, जिस पे बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पर निर्भर किया करती थी, अब वो कहीं ना कहीं इसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत आ गया। क्योंकि अगर फॉरेस्ट में रहने वाली इन जनजातियों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना है तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम से भी गुजरना होगा। ओके, अब जो टिम्बर रिसोर्स था यहाँ पर, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। सर्वे और सेटलमेंट्स हमें देखने मिले। कारण समझिए, देखिए एक जो ट्राइब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रही है वो तो टैक्स वैक्स नहीं देगी, लेकिन एक ट्राइब है जिसे आपने एक स्थान पर बसा दिया, नाउ दे हैव टू पे द टैक्स, एंड दिस व्हाट ब्रिटिशर्स वांटेड। सो यहीं पर फॉरेस्ट विलेज स्टैब्लिश किए जाने लगे, मेनली आदिवासीज, जो कि यूजुअली लेबर्स के लिए काम करते थे। सो जो एक्सेस था फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, अब वो लिमिटेड हो गया, अब वो टेम्परेरी नहीं रहा, अब वो टेम्परेरी हो गया परमानेंट की जगह। दैट मीन्स कि जो जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ थी जिनके पहले यहाँ पर फॉरेस्ट के ऊपर राइट होते थे, अब उसे यहाँ पर ले लिया ब्रिटिशर्स ने। और इसी के बाद आ जाएगा 2006 का एक और नियम, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको यहाँ पर लाया गया एक हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस हमें देखने के लिए मिल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, और माना गया कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अपने अधिकार हैं उनके क्षेत्रों के ऊपर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि चैलेंज क्या है एफआरए इम्प्लीमेंटेशन में। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म सबसे बड़ी इशू क्रिएट कर रहा है कि भाई वी नेवर नो कि कौन यहाँ पर अब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले। साथ ही ये जो इससे माना जा रहा है कि जो लोग हैं वो इसका मिसयूज़ कर लेंगे और जो एक्चुअली नीडफुल हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें जो फॉरेस्टर रेजिस्टिंग है उनकी वजह से यहाँ पर आपको एक चेंज देखने मिल रहा है, एक ब्यूरोक्रेटिक एम्पैथी हमें देखने के लिए मिल रही है, एक रिलक्टेंसी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो कहीं ना कहीं जो पूरा ये इनिशिएटिव है ये यहाँ पर डिसरप्ट हो रहा है। सो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए एफआरए यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है जो वेस्ट फॉरेस्ट राइट हैं, जो ऑक्यूपेशनल फॉरेस्ट लैंड है, कि भाई ये फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ का है, चाहे आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं या दूसरी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात कर रहे हैं, जो कि इन क्षेत्रों में जनरेशन टू जनरेशन रह रही हैं और जिन्हीं पर निर्धारित हैं। और इसी के कारण यहाँ पर एफआरए एक्ट को इनेक्ट किया गया था 18 दिसंबर 2006 में, जो कि लगभग 2007 में यहाँ पर सामने आया। ये एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर और दूसरे जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके ऊपर, और यहाँ पर एक रेसिडेंस जो है उसको मान्यता प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जब मैं बात कर रही हूँ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट मीन्स यहाँ पर दो शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म में, FDSTs एंड OTFT। ओके, सो एफआरए का मुख्य उद्देश्य था कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना, इनको यहाँ पर लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दैट मीन्स एफडीएसटीज और ओडीएफटी को यहाँ पर ओनरशिप दे दी गई कि भाई ये आपका लैंड है, आप इसे कल्टीवेट कर सकते हैं, और कम से कम 4 हेक्टेयर के क्षेत्र यहाँ पर इनको आवंटित किए गए। ओनरशिप की बात करें तो इसको कल्टीवेशन दिया गया, और हालांकि जो ऑलरेडी जहाँ पर रह रहे हैं उसकी बात की जा रही है, कोई नए लैंड यहाँ पर एलोकेट नहीं किए गए। साथ ही जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनको राइट दिए गए कि भाई आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसे यूटिलाइज करिए, आप अपने जानवरों को यहाँ पर चराइए, या जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है यू कैन डू इट। साथ ही ऐसी जगह जहाँ पर भाई अब पूरी तरीके से इलीगल तरीके से कोई ट्राइब है कहीं पर रहती थी, उसका पूरी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो उनको रिहैबिलिट करने की भी बात एफआरए में कहीं कही थी। साथ ही जो कम्युनिटीज़ थी इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको रीजनरेट किया जाए, इनको कंजर्व किया जाए, मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, और इस सभी के लिए ग्राम सभा को एक अथॉरिटी यहाँ पर बनाया गया था। ओके, अब देखिए, सो कहीं ना कहीं जो ये इसकी पूरी की पूरी चीज़ें थी इसमें कुछ कमियां देखने के लिए मिली। ठीक है, जैसे अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो एफआरए एक्नॉलेज कर रहा है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस को। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो फॉरेस्ट राइट है उनको भी यहाँ पर देने की बात कर रहा है। साथ ही ये बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट विलेजेस हैं जिनको कन्वर्ट कर दिया गया रेवेन्यू विलेजेस में, उनको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए। सो ऑन एंड
और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो FRA है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इनजस्टिस विच हैज़ बीन डन बाय द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल रूल विद दीज ट्राइबल पीपल। अब इशू यूजुअली कहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो बहुत सारी आपकी स्टेट्स हैं जो कि इंडिविजुअल राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हैं, उनका बोलना है कि FRA कहीं ना कहीं एक एनक्रोचमेंट रेगुलाइजेशन स्कीम है, जिसके तहत जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल है, वो अपने इलीगल कल्टिवेशंस को इन एरियाज़ में यहाँ पर प्रमोट करेगा। साथ ही इनका बोलना है कि जब आप IFRS को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे तो ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, और इसकी वजह से जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट की टेक्नोलॉजी होगा, उसका इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के तहत गलत इस्तेमाल किया जाएगा अंडर दी दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एक्ट। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए एक हार्डशिप हमें देखने मिलेगी कि आप यहाँ पर डिजिटल प्रोसेस जैसे वन मित्र सॉफ्टवेयर इन मध्य प्रदेश इन एरिया विद द पुअर कनेक्टिविटी एंड लिटरेसी एडेड टू द इनजस्टिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर डिजिटल प्रोसेसेस लाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सो ये भी यहाँ पर बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, इसको एक्सट्रीमली स्लो और इनकम्प्लीट माना जा रहा है। जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस इन्हें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो CRF है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, लगभग 70 से 90% सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट शुड बी अंडर CFRS। सो लिमिटेड रिकॉग्निशन हमें देखने मिल रहा है। जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये ऐसी कुछ स्टेट्स में से हैं जो रिकॉग्नाइज कर देते हैं CFRS को, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें उसने केवल इसको यहाँ पर एनेबल किया हुआ है। कुछ स्टेट्स की बात करें तो वो इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसे में बहुत सारे हर्डल्स हैं जो इस पर्टिकुलर FRA के बीच में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट ऑन सिलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर। बड़ा लंबा सा आर्टिकल है, समझते हैं डिटेल में। देखिए राज्यसभा ने रिसेंटली एक यहाँ पर बिल पास किया है, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023, जहाँ पर बात की जा रही है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। ये जो लेजिस्लेटिव मूव है ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के बाद आया है, जहाँ पर आप देखिए एक अपॉइंटमेंट को लेकर बात की गई थी। ओके, जब हम बात करते हैं ECI के बारे में, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को लेकर और CEC और 2 ECs के बारे में। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ पर उनके पास अथॉरिटी होती है कि ये अपॉइंट करते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब देखिए पूरा मुद्दा आया कहाँ से। एक PIL लगाई गई थी 2015 में, जहाँ पर अर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक इंडिपेंडेंट कोलेजियम जैसा सिस्टम यहाँ पर अपॉइंट करें CEC और EC को बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि भाई एक लेजिस्लेटिव वॉइड ओवर 73 ईयर्स, और यहाँ पर स्ट्रेस दिया कि भाई एक इम्पॉर्टेंस है इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, ताकि ECI की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। चूँकि भारत एक डेमोक्रेसी है, ऐसे में ECI का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इन्होंने बोला कि एक प्रेसिडेंट लाने की ज़रूरत है, एक दूसरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लाने की ज़रूरत है, जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। और इसी को रिकमेंडेशन को फ्रॉम द दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन द इलेक्टोरल फोरम्स, जो कि 1990 की यहाँ पर थी। फिर यहाँ पर लॉ कमीशन की 225th रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इसमें भी यही बात की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट भी आ गया। ऐसे में 3 इंसिडेंट के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो गई कि नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। ओके, आगे अगर हम बात करें, इस कमेटी ने यहाँ पर बात करी कि इट कंप्राइजेस प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। और इस मैकेनिज्म को यहाँ पर इफेक्ट में माना गया अनटिल पार्लियामेंट यहाँ पर कोई एक डेडिकेटेड लॉ डिसाइड नहीं कर लेती।
ठीक है, इसी के रिस्पॉन्स में अगर हम बात करें, सो राज्यसभा ने यहाँ पर ये बिल पास किया है आफ्टर ऑल दिस थिंग। ये जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो अपॉइंटमेंट है, जो कंडीशन ऑफिस है, जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है सीईसी और ईसीस के लिए, उसको यहाँ पर डिसाइड किया जा सके। ओके, प्रपोज्ड लॉ की बात करते हैं कि आखिर भाई ये जो लॉ प्रपोज किया है ये है क्या। देखिए, प्रपोज्ड लॉ विच इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023, basically it outlines a very structured mechanism for the appointment of the election commissioner, which is the CEC, I mean sorry, chief election commissioner, which is the CEC and the election commissioner of India। ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कमेटी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के हिसाब से, इन अनूप बर्नवाल केस के हिसाब से, इट इज़ रेजिंग कंसिडरेशन अबाउट द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। बात करें यहाँ पर प्रपोज्ड लॉ में, तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी है कि जब आप सीईसी और ईसीस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि पहले तो भारत के हों, और ये सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन की रैंक या इसके इक्विवेलेंट किसी पोजीशन पर रह चुके हों। एक सर्च कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा हेल्ड किया जाएगा, और इसका काम होगा कि एक पैनल को तैयार करेंगे, जिसके अंदर 5 इंडिविजुअल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सिलेक्शन कमेटी को यहाँ पर उसका कार्य करेंगे। सिलेक्शन कमेटी की बात करें, सो यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको सिलेक्शन कमेटी में प्रेसिडेंट upon the recommendation of the selection committee consisting of prime minister, leader of opposition in the lok sabha, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, दे विल अपॉइंट दी सीईसीज एंड ईसीज। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए अब एक अमेजिंग चीज़ समझिए, इस पूरे उसमें से इन्होंने सीजीआई को एक्सक्लूड कर दिया। ये जो प्रपोज ला है, ये बोल रहा है कि सीजीआई को हमें रखना ही नहीं है, इस पूरी प्रोसेस में हम सीजीआई को नहीं रखेंगे। सो दे आर डिपार्टिंग CGI from the selection process, departing from the Supreme Court's earlier directive in the Anup Barnwal case, where they have suggested what I have told you कि यहाँ पर बात की जा रही थी अनूप बर्नवाल केस में कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एंड दी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो आपकी लोकसभा में होगी, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नई रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्होंने बोला ठीक है, प्रेसिडेंट तो होंगे, ठीक है, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, वहीं प्राइम मिनिस्टर आपको देखने मिल जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन देखने मिल जाएंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर देखने मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कहीं तक सीजीआई की बात नहीं की जा रही है। ओके, आगे अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि भाई व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो देखिए, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्टोरल बॉडीज़ ये अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ अफ्रीका में बात करें, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, वही यूके में बात करें तो दे रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन। यूएस में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करता है, इनके पास राइट होते हैं कि ये यहाँ पर सीनेट के कंफर्मेशन के बाद इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके। हालांकि सीजीआई को एक्सक्लूड करना अपने आप में कंट्रोवर्सी है, सो वी हैव टू सी कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। पहली ऐसी कंट्री बन गई है दुनिया में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर कोई एक्ट लाया है। देखिए, यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है, जिसे डिज़ाइन किया गया था रेगुलेट करने के लिए एआई टेक्नोलॉजीज़ विद इन दी यूरोपियन यूनियन। ये जो लेजिस्लेशन है, ये बात कर रहा है एक इन्फ्लुएंस जो एआई का आपको देखने मिल रहा है दुनिया भर में, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें,
उसको यहाँ पर नियंत्रण रखना और उसके लिए एक एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आना। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है ताकि एआई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंटेन किया जा सके, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, एक गाइडलाइंस बनाई जा सके, नॉट अलोन फॉर द यूजर्स बट फॉर द डेवलपर्स, रेगुलेटर्स, सो दैट एवरीवन विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एआई। अब ईयू के अगर हम एक्ट की बात करें तो देखिए इसमें अलग अलग चीज़ों पर फोकस किया गया है। पहला ये बोल रहे हैं कि हम एक लेजिस्लेशन यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे जिसका अप्रोच रिस्क बेस्ड होगा। दैट मीन्स हम एआई एप्लीकेशन को यहाँ पर उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग लेवल में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होगी ताकि रेगुलेशंस को टेलर्ड किया जा सके, जिसमें अगर हायर रिस्क एप्लीकेशन होंगी तो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाएंगे, जितनी कम रिस्क होंगी उस हिसाब से यहाँ पर आपको नियम देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी भी एआई प्रैक्टिस में अनएक्सेप्टेबल प्रोसेस जैसे सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम या ऐसी चीज़ों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि इनके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को मैनिपुलेट ना किया जा सके। तीसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है कि जो डेवलपर्स हैं इनको प्रोवाइडर्स को इनको यहाँ पर एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा अबाउट देयर एआई सिस्टम, कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, और ये भी इंश्योर करना होगा कि यूज़र यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को जाने और उसके अनुसार ही डिसीजन ले। साथ ही यहाँ पर बात किया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बनाना है डेवलपर्स को, सो दैट जो कि रेगुलेटरी ओवरसाइट है उसके आधार पर देखने के लिए मिले। एक इंडिपेंडेंट कन्फर्मिटी असेसमेंट यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, जो कि जो हाई रिस्क एआई सिस्टम है अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई इशू आता है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी काम करे। तो ये तो थी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हमने यहाँ तक देख ली। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर इसका जो क्रिटिक निकल कर आया है वो है कि कहीं भी जो कैटेगराइज किया गया है हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लोअर रिस्क एआई को, इनको यहाँ पर क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि बाद में प्रॉब्लम का विषय बनेगा। दूसरा अगर हम बात करें सो जो एआई टेक्नोलॉजीज का इवॉल्विंग नेचर है इट इज़ अनसर्टेन। ऐसे में आज जो डेफिनेशन या जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और तीसरा अगर हम बात करें तो अगर इससे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन हमें ईयू में देखने के लिए मिलेंगे तो जो भविष्य में जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उससे यूरोपियन यूनियन बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक्ट्स की वजह से आपको पता है जो कंपनीज होती हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो उससे दूर भागने की कोशिश करती हैं। ओके, सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू क्वेश्चन, वन इज रिलेटेड विद द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सवाल हमारे पास बोडो कम्युनिटी की वजह से यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। दूसरा सवाल है ग्लोबल डिक्लाइन इन द कोल डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल कंसीडरेशन। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and do not forget to hit like button. Thank you so much and see you soon.